हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 जियोग्राफी चैप्टर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। पहले हम इसको पूरा पढ़ेंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो महत्व इम्पोर्टेंट है, वो हमने हाइलाइट्स कर रखा है, उसको ऑलरेडी आप नोट कर सकते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुमार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर या दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, वह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में स्थित आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, चूंकि विषुवत वृत्त के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अथवा इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर में सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसीलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्य तौर से उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील में बेलो हॉरिजॉन्टो दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो हॉरिजॉन्टो विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसीलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 अंश उत्तर अक्षांश पर, बेलो हॉरिजॉन्टो 20 अंश दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र में स्पष्ट है, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। अब इस चैप्टर में हमने पढ़ा ग्लोब, जैसे पिछले चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी, उसमें हमने पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, गोलाकार न होकर थोड़ा सा चपटी है। ये हम अपने पिछले चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर ये कर ले कि हमारी पृथ्वी को एक लघु रूप में, लघु वास्तविक प्रतिरूप में देखने के लिए हमें उसको पढ़ने के लिए किसी की जरूरत ग्लोब होता है। ग्लोब में पढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ रेखाओं का ज्ञान होना चाहिए, जो काल्पनिक रेखाएं हैं जिसमें पृथ्वी की किसी बिंदु पर किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए हमें इन रेखाओं की आवश्यकता होती है। अब अक्ष, एक सुई जो ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है इसे अक्ष कहा जाता है। ये हम भी पढ़ा था हमने। अब जो ग्लोब का चित्र 2.1 दिख रहा है उसमें देखिए अक्ष दिख रहा है, एक झुकी हुई सुई है जिस पे ग्लोब घूमता है, इसे अक्ष कहा जाता है। ऑलरेडी उस पर अक्ष लिखा हुआ है और जो ऊपर वाला हिस्सा उससे
उत्तरी ध्रुव और निचले हिस्से जहाँ पर अक्ष लिखा हो उसे दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। और ग्लोब को हमेशा, जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, हमेशा ऐसे ही घुमाया जाता है। और वास्तव में पृथ्वी पर कोई ऐसी रेखा नहीं होती है, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, सारी काल्पनिक अक्ष एक। और एक अन्य काल्पनिक रेखा, एक जो अन्य काल्पनिक रेखा थी, एक अन्य काल्पनिक जो बराबर भागों में बांटती है, हमारे पृथ्वी के जो बीचों बीच होती है, उस रेखा को हम विषुवत वृत्त कहते हैं। विषुवत वृत्त को हम इक्वेटर लाइन भी कह रहे हैं, इक्वेटर भी इसे कहा जाता है। यह हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, ऊपर नीचे के बराबर भागों में बांट देती। ऊपर वाले हिस्से को, जो उत्तरी ध्रुव की साइड को हिस्सा है, चित्र में देखिए 2.2 में अक्षांश रेखाएं, जिसमें ऊपरी वाले हिस्से को हम उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, निचले हिस्से को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और यह जो विषुवत वृत्त है 0 डिग्री पर रहती है, 0 डिग्री पर रहती है। और ये जो विषुवत वृत्त के समांतर है कुछ और अन्य रेखाएं भी है, पृथ्वी की स्थिति बनाने के लिए कुछ अन्य रेखाएं भी हैं। विषुवत वृत्त 0 डिग्री पर है तथा कुछ उत्तरी ध्रुव की साइड को कुछ अन्य जो रेखाएं हैं, इसके समानांतर जो रेखाएं हैं, इनको हम, जो अन्य समानांतर रेखाएं हैं, इनको अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश, इनको लैटिट्यूड्स कहते हैं, इंग्लिश में लैटिट्यूड्स कहते हैं। उत्तर में स्थित सारे अक्षांशों को उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिण में स्थित सारे अक्षांशों को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं पढ़ेंगे इसमें। विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं। जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तर, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। नंबर 3 है विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त। चौथा है विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में स्थित दक्षिण ध्रुव वृत्त। अब जैसा हम चित्र में देखेंगे, चित्र 2.3 में 0 डिग्री में जो पृथ्वी के बीचों बीच काट रही है, ये है विषुवत वृत्त जो 0 डिग्री पर है। अब इससे ऊपर की तरफ को कर्क रेखा दिखाई दे रही है जो 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ को है, और ठीक उसके नीचे दक्षिणी ध्रुव की तरफ को 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है। और विषुवत वृत्त से ऊपर उत्तर ध्रुव वृत्त है 66.5 डिग्री, और 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त है। उसके अलावा अन्य 4 रेखाएं हैं, और इन रेखाओं के खास, जैसे जैसे हम ध्रुव की पढ़ते जाते हैं तो ये रेखाएं छोटे होते जाती है। जैसे हम देख रहे हैं विषुवत वृत्त लंबी सीधी है, थोड़ा कर्व कर्क रेखा ने ले रखा है, लेकिन जो उत्तर ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव वृत्त है काफी छोटी रेखाएं हैं। अब पृथ्वी के ताप कटिबंध, अब अगला टॉपिक है पृथ्वी के ताप कटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसीलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसीलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। अब ये ताप कटिबंधों को हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। अब विषुवत वृत्त ये बोल रहा है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला हिस्सा जो होता है, इसमें सूर्य की किरणें कभी न कभी हमेशा सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें दोपहर में ठीक सिर के ऊपर पड़ती हैं, तो इस क्षेत्र में ऊष्मा ज़्यादा होती है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र, तो इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। और कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद वाले किसी भी अक्षांश पर दोपहर में जैसे जैसे सूर्य इसके पृथ्वी के सामने रहता है, तो जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएगा तो सूर्य की किरणों की
लंबाई बढ़ते जाएगी तो वहाँ पर उसका ताप कम होगा। उसी प्रकार कर्क रेखा से उत्तर ध्रुव वृत्त तथा मकर रेखा से दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच ये जो होते हैं, इसको ऊपर वाले को उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध तथा नीचे वाले को दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध एरिया कहा जाता है। इन दोनों को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर तापमान जो होता है थोड़ा ठंडा होता है यहाँ पर। अब आता है उत्तर ध्रुव वृत्त से उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव वृत्त से दक्षिण ध्रुव। ये जो लास्ट वाला हिस्सा है इसमें क्या होता है, सूर्य की किरणें बहुत कम पड़ती हैं, यहाँ पर बहुत कम तापमान होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इसीलिए इसे शीत कटिबंध एरिया कहा जाता है, शीत कटिबंध कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे देशांतर क्या है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति बताने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ रेखाओं को देशी याम्योत्तर कहते हैं तथा इनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलती है। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तर की लंबाई समान होती है, इसीलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसीलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का उपयोग किया जाता है। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अतः ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरी यामोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 अंश उत्तर अक्षांश एवं 90 अंश पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब इस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगी। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1, 2, 3, 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को क, ख, ग, घ अंगों अक्षरों से व्यक्त कीजिए। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहाँ कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को अ, ब, स, द तथा ध नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं। अब जैसे हम पढ़ रहे हैं कि देशांतर क्या है। सबसे पहले जैसे हमने पढ़ा था कि जो हमारी पृथ्वी को बीचों बीच काटती है वो अक्षांश में बांटती है। उसी प्रकार जो हमारी पृथ्वी को ऊर्ध्वाधर जो ऊपर से नीचे काटती है, जैसे कि चित्र में दिखा गया जो रेखाएं, इन्हें देशांतर कहा जाता है। ये देशांतर हैं। जो देशांतर हैं ध्रुवों पर आपस में इनकी दूरी कम हो जाती है और वह ये आपस में एक दूसरे को मिल जाती है। इसमें भी जो बीचों बीच जो प्रमुख याम्योत्तर है, जो ग्रीनिच में, मान लिया कि इसमें ग्रीनिच जो एक शहर है, जो प्रमुख याम्योत्तर है, प्रमुख याम्योत्तर के पूर्व वाला हिस्सा
जो पूर्व में स्थित हिस्सा है उसे पूर्वी यामोत्तर तथा जो दक्षिण में है उसे दक्षिणी यामोत्तर कहा गया है। दक्षिणी गोलार्ध, दो गोलार्ध बट गए, एक पूर्वी गोलार्ध एक पश्चिमी गोलार्ध, दो गोलार्ध। यह हमारी पृथ्वी पर स्थिति बताने में हमारी मदद करती है। अब आप देखेंगे कि वृत्त ख उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। जैसे एक एनसीईआरटी की किताब है तो इसको समझाने के लिए एक उदाहरण दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे देशांतर और समय। देशांतर और समय में क्या वो है, समय को मापन का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता रहता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार अब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तो तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व का समय होगा 15 × 4 यानी 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार अब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारिणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात से द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसीलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाता है। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82 डिग्री पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व को यामोत्तर मानक माना जाता है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समयानुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? भारत ग्रीनिच से पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसीलिए हम लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ 1 से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को 1-1 घंटे
वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 अंश देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। अब हम इसमें कुछ चीज़ें समझेंगे। जैसे चित्र में दिया गया है, ये चित्र जो दिया गया है, चित्र में ग्रिड दिया गया। ग्रिड में जो है हमारी अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं दोनों आपस में काट रही हैं। इनके हिसाब से हम समय लगा सकते हैं। उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थिति का ज्ञान हो सकता है। और समय की और देशांतर हमें समय का ज्ञान कराने के में भी मदद करती है। तभी ये रेखाएं ग्लोब में खींची जाती हैं, तभी हम इनको पढ़ते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके लिखिए। और ऐसे ही एनसीईआरटी किताबों का सॉल्यूशन, एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए